एक समय की बात है, उदयपुर गांव में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पूष का महीना था और ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। उसी गांव में राजू अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। राजू अपने गांव में ही मोची का काम करता था। इस बार उदयपुर गांव में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। राजू का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ठंड में ओढ़ने के लिए ना तो कंबल थी और ना ही पहनने के लिए स्वेटर। एक दिन की बात है, ठंड बहुत ज्यादा थी और गरीब राजू जूते सील रहा था। तभी एक ग्राहक उसके पास आता है और कहता है, राम राम। ऐसी कड़ाके की ठंड में भी फटी पुरानी कमीज पहनकर बैठा है ये। क्यों भाई, तुझे ठंड नहीं लगती क्या? बहुत ठंड लगता है भाई, लेकिन हम गरीब इसमें क्या कर सकते हैं। हमारे पास ना ओढ़ने के लिए कंबल है और ना ही पहनने के लिए स्वेटर। ऐसे में अगर हम ठंड की परवाह करेंगे तो खाएंगे क्या? जूता ऊता सिलवाना है तो बोलो भाई। हाँ हाँ, मेरा जूता पॉलिश कर दो भाई। हाँ कहकर ग्राहक राजू के सामने अपनी चप्पल उतार देता है और राजू अपने कांपते हुए हाथों से किसी तरह से उसकी चप्पल पॉलिश करता है। हाँ लीजिए भाई, हो गए आपके चप्पल पॉलिश। आपके 10 रुपए हो गए। हाँ हाँ, लो 10 रुपए। उस दिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। इतनी ज्यादा ठंड के कारण राजू का रोम रोम कपने लगा था। आसपास के सभी लोगों ने स्वेटर और ना जाने क्या क्या पहना हुआ था। उन सभी को देखकर राजू मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, काश मुझ गरीब के पास भी इन लोगों के जैसा एक स्वेटर होता तो कितना मजा आता। कम से कम काम करते समय ठंड से हाथ तो न ठिठुरते। ठंड बढ़ती ही जा रही थी और ठंड बढ़ने के कारण राजू की कपकपी भी बढ़ रही थी। अरे बाप रे, हे भगवान, लगता है ये ठंड तो आज मेरी जान लेकर ही मानेगी। हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। तभी राजू की नजर थोड़ी आगे जाती है तो वह देखता है कि कुछ लोग एक साथ बैठकर लकड़ियां में आग जलाकर सेक रहे हैं। ये सब देख के राजू मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, आग! राजू बेटा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो भाग जल्दी से, वरना आज तुझे पर लोग जाने से कोई नहीं बचा सकता। भाग राजू, भाग। हाँ हाँ। इतना कहकर राजू भागकर आग के पास जाकर कांपता हुआ खड़ा हो जाता है। अरे वाह, अब आई जान में जान। अब इस आग के पास से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। अरे अगर यहाँ खड़ा रहेगा तो काम कौन करेगा राजू? कोई गरम कंबल या स्वेटर काहे नहीं खरीद लेता? गरम कंबल और स्वेटर की बात सुनकर राजू उदास होकर कहता है, अरे चुन्नीलाल, इस धंधे की कमाई से हमारे खाने को भी नहीं जुट पाता, तो गरम स्वेटर या कंबल कैसे खरीदूं भाई? फिर उसी शाम राजू खाली हाथ घर पहुंचता है और उसकी पत्नी राधा उसे कहती है, अजी आ गए आप, लाइए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। घर में आटा चावल कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। राधा ये सब कह ही रही है, तभी उसका 6 साल का बेटा छोटू आता है और राजू से कहता है, पापा पापा, मुझसे ये ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे स्वेटर दिला दो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अपने छोटे से बेटे की ये बात सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, इस जानलेवा ठंड में काम पर जाऊं तब तो पैसे आएंगे, लेकिन इतनी पतली सी कमीज पहनकर इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं राधा? राजू की बातें सुनकर राधा की भी आंखें भर आती हैं और वह अपनी गरीबी पर रोते हुए कहती है, हाँ, ठंड तो हम गरीबों पर कहर बनकर बरस रही है। ना जरा सी गर्मी मिल पाती है और ना शरीर पर गर्म कपड़े। भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। छोटू और राधा को इस तरह से रोते देख राजू को और जाने कहां से हिम्मत मिलती है और उन्हें हिम्मत बांधते हुए कहता है, क्या राधा, तुम रो क्यों रही हो? देखना, कल से मैं ठंड की बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। खूब कमाई करके लाऊंगा, खूब। और सुन छोटू, तुझे मैं बहुत जल्दी एक नया स्वेटर दिलाऊंगा।
दिन के बाद से राजू ठंड की परवाह किए बिना और अपने हाथ और दांत को काबू में रखकर काम करने लगा। हे भगवान, चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन जब तक मैं छोटू और राधा के लिए गर्म कपड़े नहीं ले लेता, मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन राधा सोचती है, कुछ भी हो, अब मुझे उनके लिए एक स्वेटर खरीदना ही होगा। हम तो जैसे तैसे घर में रहकर ठंड से बच भी जाते हैं, लेकिन वह दिन भर ठंड से ठिठुरते रहते हैं। राधा ये सब सोच ही रही थी कि तभी गली में एक स्वेटर बेचने वाला आ जाता है। राधिका उसके पास जाती है और उसे कहती है, भैया मुझे एक स्वेटर चाहिए, कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दीजिए। कोई भी स्वेटर देख लो, सारा 300 रुपए का है। 300 रुपए? पर मेरे पास तो मात्र 50 रुपए ही हैं भैया। जैसी ही ये राधा कहती है, स्वेटर वाले को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो राधा से कहता है, अरे भाई, तुम कंगाल हो तो कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगती? स्वेटर पहनने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम भिखारियों के पास पैसे नहीं होते तो क्यों चले आते हो मुंह उठाकर? चलो हटो अब मेरे रास्ते से, बेकार में ही इतना समय बर्बाद कर दिया मेरा, मनहूस कह के। स्वेटर वाला इतना कहकर वहां से चला जाता है और राधा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। शाम को राजू जब घर वापस आता है तो ठंड से उसकी कपकपी बंधी होती है और वह राधा को आवाज देते हुए कहते हैं, अरे बाप रे राधा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। राधा राजू को इस तरह से कांपता देखकर बहुत दुखी होती है। राधा जल्दी से कुछ लकड़ियां जलाती है और वह तीनों बैठकर अपने हाथ और पैर सेकते हैं। राजू को थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। तभी उनके दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। राजू और राधा घर के बाहर आकर देखते हैं तो एक साधु बाबा उनके घर के आगे बेहोश पड़े हुए थे। राजू साधु बाबा के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है और उन्हें घर में ले जाता है। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे गिर गए? अब आप ठीक तो हो ना? बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अब तो इतनी ठंड में चलने की भी ताकत नहीं बची है। बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारी बहुत कृपा होती। हाँ हाँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए, आप खाना खा लीजिए। राधा और राजू के पास एक ही फटी हुई कंबल थी जिसे उन्होंने साधु महाराज को दे दिया था, जिस कारण उन्हें ठंड से नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है, आप बहुत उदास दिख रहे हैं। अरे राधा, कैसे होगा अब? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने ग्राहक भी नहीं आते हैं मेरे पास जिसे हमारा गुजारा हो सके इस ठंड में। मैं तो इतना लाचार हूं कि अपने बेटे को एक स्वेटर भी नहीं दिला सकता। ऐसा क्या कर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजी, आप हिम्मत मत हारिए, भगवान हमारी भी एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। राजू और राधा की ये सारी बातें साधु महाराज के कानून तक पहुंच रही थीं। जैसे तैसे ठंड भरी रात निकल जाती है और अगली सुबह हल्की सी धूप निकलती है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अरे बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी मदद करना हमारा फर्ज था, हमने तो बस वही किया है। एक बात याद रखना बेटा, हर रात के बाद एक सुबह होती है। ठीक उसी तरह तुम्हारे दुखों का भी अंत जरूर होगा। इसलिए बेटा, तुम कर्म करो, ऊपर वाला इसका फल तुम्हें जरूर देगा। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं। चलो राधा, अब मैं चलता हूं। आज तो धूप भी थोड़ी निकली है, आज काम थोड़ा अच्छे से कर पाऊंगा। सुनो जी, क्यों ना मैं भी कोई काम करूं? अगर हम दोनों काम करेंगे तो घर का गुजरा अच्छे से हो सकता है। मुझे तो कुछ काम आता नहीं है, क्यों ना मैं घर पर ही समोसे और पकौड़ियां बनाकर बेचूं? राधा, हाँ तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। घर में जो थोड़े पैसे हैं उससे तुम राशन ले आना। चलो, अब मुझे देरी हो रही है,
मैं अपने काम पर चलता हूँ। आज राजू अपनी दुकान पर गया और उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ गए। आज राजू की आमदनी बहुत अच्छी हो गई थी। इधर दूसरी तरफ राधा ने अपने घर के बाहर है छोटी सी दुकान लगा ली और समोसे बनाकर बेचने लगी। कपकपाती ठंड में लोगों ने गरम गरम समोसे की खूब मजा लिया। पहले दिन ही राधा की अच्छी आमदनी हो गई। अब राजू भी जूते बनाने का काम छोड़कर राधा की मदद करने लगा। मुझे समोसे देना, कल मेरे घर वालों को बहुत अच्छे लगे, आज थोड़ा ज्यादा दे देना। सच में तुम बहुत अच्छे समोसे बनते हो। 10 समोसा मुझे भी दे देना। रिमझिम बारिश में समोसे भेजकर उनका अच्छा मुनाफा हो जाता था। सच में राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमें ठंड में ठिठुरने की जरूरत नहीं है। इस तरह एक बार फिर से उनका परिवार हंसी खुशी जीने लगा। अब उन्हें ठंड में कंपाना नहीं पड़ता था। उनके पास भी सभी की तरह कपड़े ओढ़ने के लिए, कंबल और पहनने के लिए गर्म स्वेटर था। इस तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटे से गांव में भूषण नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। भूषण बहुत ही गरीब था, मगर वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। इतनी मेहनत के बाद भी भूषण गरीब ही था। वह कभी जमींदारों के यहाँ मेहनत मजदूरी करता तो कभी खेतों में काम करता था ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी गरीबी और भी बढ़ रही थी। एक दिन भूषण अपनी पत्नी से बोला, मालती, मुझे कहीं बाहर शहर में जाकर काम करना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीब ही हैं। दूर शहर में मेहनत कम करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि अब मैं किसी बड़े शहर में जाकर ही काम करूंगा। अगर आप किसी दूसरे शहर में काम करने चले जाएंगे तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? मैं नहीं चाहती कि आप किसी दूसरे शहर जाकर काम करिए। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। आप जितना कमा कर लाते हो, मैं उतने में ही खुश हूँ। मैं कम पैसे में भी गुजारा कर लूंगी। बस आप कहीं दूर मत जाइए। मेरे लिए बस यही ज्यादा है। मैं जानता हूँ मालती, तुमने तो हमेशा दुख तकलीफ में मेरा साथ ही दिया है। अब मुझसे हमारी गरीबी देखी नहीं जाती। अब मुझे 1-2 साल के लिए कहीं दूर शहर में काम करने जाना ही होगा। तभी हमारी गरीबी दूर हो सकती है, नहीं तो ऐसे ही हम एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम है। अगर मुझे वहां काम मिल गया तो हमारे दिन बदल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाइए, मगर अपना ख्याल रखिएगा। मैं आज आपका सामान बांध दूंगी, आप कल चले जाइएगा। अगले दिन सुबह सुबह भूषण अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद वह शहर पहुंच जाता है। नए शहर में भूषण का कोई जान पहचान का नहीं था, इसलिए वह सोचता है, किसी भी तरह मुझे रात बिताने का इंतजाम करना ही होगा, फिर अगली सुबह मैं काम ढूंढ लूंगा। भूषण रात बिताने के लिए एक घर के पास जाता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है। तब भूषण उस व्यक्ति से कहता है, भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूं और अब शाम हो गई है और मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ?
बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। जाओ और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। भूषण बिना कुछ कहे आगे चल पड़ता है। भैया, क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूं? अगर तुम चाहो तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे सकता हूं। भाई, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारा मेरे घर में रुकना मुश्किल होगा। तुम जाकर अपनी व्यवस्था कहीं और करो। इतना सुनकर भूषण वहां से चला जाता है। उसके बाद भूषण कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। ये सब देखकर भूषण बहुत ही निराश हो जाता है। फिर भूषण सोचने लगता है, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं रात में कहां जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब इस शहर में मुझे रुकने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा, तो मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? भूषण ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बुढ़िया की झोपड़ी पर पड़ती है। भूषण उस बुढ़िया के घर जाता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूं, पर कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। बस अब आपसे ही उम्मीद है, कृपा करके अपने घर में मुझे रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है, और एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो आओ, अंदर आ जाओ। भूषण उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वह अम्मा भूषण से कहती हैं, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। माँ, क्या आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? क्या आपके साथ कोई और नहीं रहता? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक लड़की थी, वह भी बीमारी की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, अब आप रोइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। अब आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। इस शहर में बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठग रहते हैं। वह नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। माँ, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। फिर बूढ़ी अम्मा भूषण को खाना खिलाती हैं। अगले दिन भूषण काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ की राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। भूषण कभी भी सेठ के किसी काम से इनकार नहीं करता और हर काम को बहुत अच्छी तरह और ध्यान से करता था। भूषण के काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर सेठ भूषण से बहुत खुश थे, इसलिए वे भूषण की पगार भी बढ़ा देता है। भूषण अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितनी उसकी जरूरत हो, और बाकी के पैसे एक छोटी सी थैली में जोड़ता रहता था। एक दिन भूषण सोचता है, जब मैं 1000 रुपये जमा कर लूंगा, उसके बाद अपने बीवी बच्चों के पास वापस लौट जाऊंगा। फिर गांव में कोई अच्छा सा कारोबार करूंगा। भूषण कई साल कड़ी मेहनत करता है और वह 1000 रुपये जमा कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए भूषण बूढ़ी अम्मा से कहता है, माँ, अब मेरा पास 1000 रुपये हो गए हैं। मुझे इस बात की चिंता हो रही है, अगर किसी कारण ये रुपये कहीं खो गए या फिर किसी ने छीन ली तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े रकम को अपने साथ लिए घूमना तो बेवकूफी होगी, और इस घर में पैसे छुपाकर रखना भी सही नहीं है। क्या पता मुझे कोई पैसा छुपाता हुआ देख ले और बाद में पैसे चुरा कर ले जाए, तो फिर मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत ही बदमाश और बुरे लोग रहते हैं इस शहर में। इसीलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा, तू सही कहता है।
लेकिन बेटा तू अभी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। माँ, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा तू एक काम कर, तू इस शहर के मशहूर जमींदार रामपाल के पास जा और अपने पैसे उनके पास रख दे, और कभी तू अपने घर जाए तो रामपाल से अपना धन वापस ले लेना। लेकिन माँ, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता वह कल के समय वह पैसे देने से इनकार कर दे तो? बेटा रामपाल बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। तुम बेफिक्र होकर अपने पैसे उसे दे सकते हो। बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे उसके पास रखते हैं। बूढ़ी अम्मा की बातों में आकर भूषण अपने 1000 रुपये लेकर जमींदार रामपाल के पास पहुंच जाता है। जमींदार भूषण से बोला, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? पहले तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मालिक, मेरा नाम भूषण है। मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से यहाँ काम करने आया हूँ। मैंने कई साल तक मेहनत करके 1000 रुपये जमा किए हैं। मैं अपनी रकम अमानत के तौर पर आपके पास रखने आया हूँ। आपके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा और काम करूंगा, तब तक मेरे पैसे आपके पास रहेंगे। मेहरबानी करके इन पैसों को आप अपने पास रख लीजिए। जमींदार ने जल्दी से भूषण से थैली ले ली और फिर भूषण से बोला, तुम्हें अपनी रकम रखने के लिए इससे बेहतर कहीं और जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे ये पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बिना किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन करे अपने पैसे वापस ले जाना। जमींदार की बात सुनकर भूषण बेफिक्र होकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिन और काम करने के बाद भूषण को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगती है। इसलिए भूषण अपने घर जाने की तैयारी करके जमींदार के पास अपने पैसे लेने के लिए चला जाता है। मालिक, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। जमींदार भूषण को गौर से देखकर बोला, तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? जमींदार की बात सुनकर भूषण के होश उड़ जाते हैं। मालिक, मैंने कुछ दिन पहले ही 1000 रुपये आपके पास अमानत के तौर पर रखवाए थे। तुम पगला तो नहीं गए हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो? 1000 रुपये, अरे इतनी बड़ी रकम है तो तुम्हारे 7 पीढ़ियों में भी किसी ने नहीं देखी होगी। वैसे तुम्हारे पास कहां से 1000 रुपये आए? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 1000 रुपये दिए थे? मलिक, मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि आप बहुत ही ईमानदार हो, इसीलिए पैसे देते समय मैंने आपसे कोई प्रमाण नहीं लिया। भूषण जमींदार को अपने 1000 रुपये की याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जमींदार भूषण की एक बात नहीं सुनता। जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है और फिर नौकरों से कहता है, यह कोई बहरूपिया है, झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मार पीट कर घर के बाहर फेंक दो। वे एक साथ भूषण पर टूट पड़े। जमींदार के नौकरों ने भूषण को बहुत पीटा। उन्होंने भूषण पर जरा सी भी दया नहीं की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। कमजोर और लाचार भूषण रोते हुए बूढ़ी अम्मा के घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ी अम्मा के घर की ओर जाते हुए भूषण रोते रोते खुद से ही कहने लगा, हे भगवान, मेरी सालों की मेहनत, मेरी जमा पूंजी सब लुट गई, कुछ भी नहीं बचा। क्या सोचा था और क्या हो गया? उस बदमाश जमींदार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भूषण दुखी मन से बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। भूषण को रोता हुआ देख बुढ़िया भूषण से कहती है, भूषण बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? तू तो जमींदार रामपाल से अपने पैसे वापस लेने गया था। माँ, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। जमींदार रामपाल ने मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। पैसे मांगने पर उसने कहा कि मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू कोई बहुरूपिया है जो झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। उसने अपने नौकरों को बुलाकर मुझे बहुत पीटवाया और घर से बाहर निकलवा दिया। बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुझे जमींदार रामपाल के पास तेरे पैसे रखने को कहा था।
मुझे पता नहीं था कि जमींदार रामपाल इतना बड़ा बेईमान और धोखेबाज है। लोग तो उसकी ईमानदारी के गुण गाया करते थे। माँ, तुम अपने आप को दोष मत दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे अच्छे के लिए ही कहा था, मगर होना तो वही था जो भगवान को मंजूर था। बेटा, अब तू क्या करेगा? उस बेईमान जमींदार से अपने पैसे वापस कैसे लेगा? माँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटाना होगा। बूढ़ी अम्मा और भूषण आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी एक औरत बूढ़ी अम्मा के घर आती है। उसका नाम लक्ष्मी होता है। वह दोनों को उदास देखकर पूछती है, क्या बात है, आप दोनों उदास क्यों हो? क्या बताऊं बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मैंने कई साल दिन रात मेहनत करके 1000 रुपये जमा किए थे। पैसे कमाने के लिए मैंने ना कभी पेट भर खाना खाया और ना कभी पूरी नींद ली। फयर भूषण ने लक्ष्मी को सारी बात बताई कि किस तरह उस जमींदार ने भूषण को धोखा देकर उसके सारे पैसे ठग लिए। बेटी, लोग कहते हैं कि जमींदार रामपाल बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है, इसलिए भूषण मेरी बातों में आकर उसके पास अपना पैसा रखाया था। आप दोनों परेशान मत होइए, मेरे पास एक उपाय है। अगर यह उपाय काम कर गया तो उस जमींदार की अकल ठिकाने लग जाएगी और आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। फिर लक्ष्मी बूढ़ी अम्मा से एक संदूक मांगती है। बूढ़ी अम्मा से संदूक लेकर लक्ष्मी कहती है, अम्मा, अब मैं और भूषण भैया उस जमींदार के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। लक्ष्मी शीर पर संदूक रखकर बूढ़ी अम्मा और भूषण के साथ उस लालची जमींदार के घर की ओर चल पड़ती है। जब जमींदार के घर की दूरी बहुत कम बचती है, तब लक्ष्मी अम्मा से कहती है, अम्मा, आप यहीं खड़े होकर हमारा इंतजार कीजिए। जब तक वह जमींदार भूषण भैया के पैसे ना दे दे, तब तक आप हमारे पास मत आइएगा। जैसा ही जमींदार भूषण भैया के पैसे दे देगा, तब भूषण भैया आपके पास आ जाएंगे। तब आप उस जमींदार के पास आना और मुझे कहना, बहू, मेरा बेटा व्यापार करके घर आ गया है और वह तुम्हें बुला रहा है, जल्दी घर चलो। ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर लक्ष्मी और भूषण जमींदार के घर के पास पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी भूषण से कहती है, पहले मैं अंदर जाऊंगी, आप कुछ देर के बाद आना। उसके बाद लक्ष्मी जमींदार के घर के अंदर चली जाती है। जमींदार लक्ष्मी के सिर पर संदूक देखकर बोला, बहन, तुम यहाँ किस काम से आई हो और तुम्हारे शीर पर जो संदूक है उसमें क्या है? मैं ना शेखर व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर दराज के देश में व्यापार करने गए हैं। वे कई महीनों से घर लौटकर नहीं आए हैं। न जाने वह घर कब वापस आएंगे। हमारे यहाँ चोरी बहुत ही बढ़ गई है। आए दिन किसी के घर में चोरी हो जाती है, इसलिए मैं कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ। मुझे हमेशा डर लगता है और यही चिंता लगी रहती है कि कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए। इसलिए मैं अपना यह संदूक आपके पास लेकर आई हूँ। इस संदूक में हमारे जीवन भर की कमाई रुपये, हीरे जवाहरात और सोने चांदी है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपना पास संभाल कर अच्छे से रखें। जब मेरे पति व्यापार करके घर वापस आएंगे, तब मैं यह संदूक आपके पास से ले जाऊंगी। लक्ष्मी की बात सुनकर जमींदार सोचने लगा। संदूक देखकर तो लगता है कि इस संदूक में 3 से 4 लाख रुपए का माल है। मैंने सुना है कि शेखर व्यापारी बहुत ही अमीर आदमी है। फिर जमींदार लक्ष्मी से बोला, बहन, तुमने बहुत ही अच्छा किया जो अपना धन मेरे पास ले आई। मैं तुम्हारा धन अपने पास बहुत ही संभाल कर रखूंगा। तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब कभी तुम अपना धन मेरे पास लेने आओगी, तब तुम्हारा एक रुपया जो का त्यों मिल जाएगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरी दौलत वापस मिल जाएगी? बहन, पूरे शहर में मेरी ईमानदारी की चर्चा है। पूरे शहर में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मुझे बुरा या बेईमान बता सके। तभी वहां पर भूषण आ जाता है। भूषण को देखकर जमींदार बहुत ही खुश होता है। फिर जमींदार सोचने लगता है, यह आदमी बिल्कुल सही समय पर आया है। अपनी ईमानदारी दिखाने का यह बहुत ही बढ़िया मौका है। मैं इस आदमी को उसके 1000 रुपए लौटा दूंगा और इस औरत से उसका संदूक ले लूंगा। इस औरत की दौलत लेने के लिए मुझे 1000 रुपए की कुर्बानी देनी ही होगी।
मेरी बहन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे घर से और कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी तुम्हें जहां तुम अपना यह धन रख सको। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी ये अमानत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अरे मेरे घर में तुम्हारी ये दौलत तो कोई चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में घुसने से पहले चोर भी 100 बार सोचेगा। ये कहते कहते जमींदार ने ऐसा ढोंग किया जैसे भूषण पर उसकी नजर अभी अभी पड़ी हो। फिर वह बहुत खुश होकर बोला, अरे तुम यहाँ ये देखो, इस आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे पास रखी थी। सुबह ये मेरे पास अपनी सारी जमा पूंजी वापस लेने आया था, मगर मैं इसे पहचान नहीं पाया। मैंने इसे चोर समझा और पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। फिर बाद में मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, तब कहीं जाकर मुझे इसका चेहरा याद आया। भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने रुपए लेने चले आए। मैं तो अपने नौकर को भेजने ही वाला था तुम्हें बुलाने के लिए। इस आदमी को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यह बहुत दूर से ईस्ट शहर में काम करने आया है। ये बेचारा बहुत ही मेहनत से काम करता है। इसने हमारे यहाँ भी काम किया है। इसने बहुत ही मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। क्या तुम इस आदमी को जानती हो? फिर तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मैं अभी इस गरीब के पैसे दे देता हूँ। जमींदार जल्दी से अपने कमरे में गया और भूषण के 1000 रुपए लाकर दे दिए। भूषण अपने 1000 रुपए लेकर जमींदार के घर से चलता बना। फिर जमींदार बोला, देखो बहन, मैंने इस गरीब आदमी के पैसे जो के त्यों लौटा दिए। अब तो तुम्हें मेरी ईमानदारी पर विश्वास हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास सुरक्षित रहती है। जी बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। आप बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। तो लाओ अपना ये संदूक मुझे दे दो और बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। जमींदार लक्ष्मी से संदूक मांग ही रहा होता है कि उतने में बूढ़ी अम्मा जमींदार के घर के अंदर आ जाती है। वह लक्ष्मी से कहती है, बहुत जल्दी घर चलो, मेरा बेटा व्यापार करके घर लौट कर आया है, वह तुम्हें बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है जो वह लौट आए। अब हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति अपने धन को खुद सुरक्षित रख लेंगे। फिर लक्ष्मी ने संदूक उठाया और जमींदार के घर से चली गई। यह सब देखकर जमींदार गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। जमींदार मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और खुद को बुरा भला कहकर खुद को कोस रहा था। वाह रामपाल, वाह किस्मत फूट गई। हाथ में आई दौलत लौटकर वापस चली गई। इस कमबख्त व्यापारी को अभी ही आना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। थोड़ी देर बाद आ जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता, पर नहीं, उस कमबख्त को तो अभी ही आना था। आज वह धन से भरा संदूक मेरा होने ही वाला था। अगर वह संदूक मेरे हाथ लग जाता तो पैसे से मेरी पूरी तिजोरी भर जाती। अब क्या करूं अपनी इस फूटी किस्मत का मैं। उधर लक्ष्मी भूषण से कहती है, मेरे भाई, इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा बेईमान और चालाक आदमी नहीं है जिसकी बेईमानी और चालाकी हमेशा सफल हो सके। अब आप अपने घर जाएं और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताइए, बहुत भटक के लिए अनजान इलाके में। अपने खून पसीने की कमाई को अच्छी चीजों पर खर्च करो और अपने जीवन का आनंद उठाओ। माँ, अब आप भी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दो। आपने भी इस अनजान शहर में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, तू मेरा बेटा है। मैंने तो बस एक माँ का फर्ज निभाया है। अब तुम अपने घर जाओ और हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर भूषण अपने गांव की ओर निकल जाता है। दिन भर चलने के बाद भूषण अपने घर पहुंच जाता है। भूषण को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। जब से आप गए हो, मेरा एक पल के लिए भी कहीं भी मन नहीं लगता था। हर समय आपकी ही याद आती रहती थी। फिर भूषण अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और फिर कहता है, भाग्यवान, अब मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया था, लेकिन भगवान ने मुझे उस समस्या से बचा लिया। भला हो उस बहन का जिसकी वजह से आज मुझे अपनी मेहनत की कमाई वापस मिली है। आज के बाद
मैं कभी भी दूसरे शहर में काम करने नहीं जाऊंगा। जो भी करूंगा अपने गांव में रहकर ही करूंगा। उसके बाद भूषण अपने जमा किए हुए रुपयों से एक बहुत बड़ी सब्जी की दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। अच्छे मुनाफे के कारण भूषण और कई दुकानें खोल लेता है। इस तरह उसकी मेहनत और लगन से भूषण के गरीबी के दिन चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में भूषण बहुत पैसे वाला हो जाता है और एक बड़ा घर खरीद लेता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।